हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को मैथ का गेस पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूं। अगर बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हो तो इस गेस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए, मैथ का आपका पेपर यहां पर नया टाइम टेबल आ चुका है यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों का। हिंदी का 8 मई को है और संस्कृत का दूसरा यानी कि 13 मई को है और इंग्लिश का 17 मई को और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान 19 मई को और साइंस यानी कि विज्ञान है 22 मई को और मैथ है लास्ट में 25 मई को। तो देख लीजिए, आज की इस वीडियो में मैथ की जबरदस्त तैयारी कराने वाला हूँ। पिछले साल भी मैं मैथ की जबरदस्त तैयारी कराया था तो 70 में 65 नंबर बच्चे लेकर आए थे। तो देखिए, गेस पेपर मैं फर्स्ट बता चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। ये गेस पेपर जो फर्स्ट है इसका पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसको अभी नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके पहले तैयार कर लीजिए। 70 में 65 लाने की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पिछले बार बताया था तो 65 नंबर तक क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। वीडियो हर एक सब्जेक्ट का गेस पेपर का वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम जो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, बट ये जो पेपर को करने के लिए 3 ही घंटा मिलता है और 15 मिनट तो पेपर का इंट्रोडक्शन जो है पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नोट में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 और 2 जो है 1-1 नंबर के होंगे और प्रश्न नंबर 3 और 4 जो है सभी ये 2-2 नंबर के होंगे और 5 नंबर प्रश्न और 6 नंबर ये 4-4 नंबर के होंगे और प्रश्न नंबर 7 जो होगा केवल ये 6 नंबर का आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और पहला में देखिए 6 क्वेश्चन करना है जो कि ऑब्जेक्टिव है और ये सभी पहले तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम देने से पहले। देखिए क नंबर क्या लिखा है कि निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है युग्म और इसमें से पूछा है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो ध्यान रखिए, इसमें से जो भी जोड़े हैं इन जोड़ों का अगर मसा निकालते हैं फैक्टर 1 आ जाता है तो वो जो है सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि स्वयं से जो संख्या कटेगी उसका फैक्टर 1 होगा मसा, तो वो सहअभाज्य संख्या में आएगी। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का यहाँ पर विकल्प देख रहे हैं बी नंबर, ये सही है, क्योंकि अगर मैं चारों को चेक करने लगूं तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसी पर फोकस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको मैं चेक करके बता रहा हूँ, 18 और 25 है ना, ये कैसे सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर पहले 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो 2 गुणे 3 हो जाएगा ना। अब ऐसे ही 25 का निकालिए तो 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं ना मिल रहा है, कॉमन ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका जो संख्या स्वयं से कटे और इसका फैक्टर 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए ये जो ऑप्शन है बी नंबर, ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और ये सबका 1 से अधिक मिल रही है, कट रही है, ठीक है। चेक करके आप जरूर बताइए कमेंट करके। अब चलते हैं ख नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कह देगा कि एक बिंदु यहाँ पर दे दिया है और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु नहीं दिया है तो मूल बिंदु अपने से मानना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला का ये ख नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं और यहाँ पर एक बिंदु ए बराबर दे रखा है 3,4 दिया है और मूल बिंदु नहीं दिया है तो मूल बिंदु बी बराबर अपने से मानते हैं 0,0, ठीक है। अब मूल बिंदु से दूरी पूछा है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू अंडर रूट में होता है। ध्यान से देखते रहिएगा, याद कर लीजिए आज ही फॉर्मूले को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे इस मान को पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ध्यान से देखते रहिए। अब d बराबर यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रखते हैं। x2 कितना है जी इसमें, तो x2 0 है, तो 0 माइनस x1 कितना है तो 3 है, 3 रख लेंगे, इसका वर्क कर देंगे, प्लस y2 कितना है तो 0 है, कोष्टक के अंदर लिखेंगे, माइनस y1 कितना है तो 4 है, इसका वर्क कर देंगे, ठीक है। सिंपली अब यहाँ से d इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे -3 का वर्क कर देंगे, प्लस और -4 है, -4 का वर्क कर देंगे। फिर d इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग क्या होगा -3 का, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ठीक है। अब d इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक d बराबर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको। अब d बराबर देखिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5 और यही जो है d बराबर दूरी हो गया और ये इकाई में होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो तैयार कर लेना और बी नंबर जो ऑप्शन है सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, ग नंबर पहला का कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो सेक a का मान बताइए। ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ग नंबर बता रहे हैं, ठीक है। 3 cot a बराबर 4 दे रखा है और कह रहा है इसमें कि सेक a का मान बताइए भाई। तो इसको पहले कैसे से मतलब करेंगे, तो ध्यान दीजिए 3 cot a है ना, तो इसको पहले इस तरीके से लिखेंगे cot a, अब बराबर की इधर 4 है और इसको भाग के रूप में भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए इसको किस तरह से सेक a का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर a नाम दे रहे हैं इसका v और इसका c। अब ध्यान दीजिए कॉट ए जो है ये किसके विपरीत होता है, tan के। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये याद रखिए, लाल बट्टा में कक्का, ठीक है, जब भी कीजिएगा तो ये ध्यान रखिए tan के उल्टा कट होता है तो यहाँ पर आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो आधार हमारा 4 दे रखा है इसमें और जो हमारा लंब है ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सिंपली समझ लीजिए। अब हमें AC का मान निकालना यानी कि कर्ण का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर यानी कि हमारा लंब हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा प्लस आधार, आधार का स्क्वायर कर देंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखते हैं। कर्ण का तो मान हमें ज्ञात करना है तो ऐसे ही रह जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 3 दे रखा है तो 3 का वर्ग कर लेंगे प्लस आधार 4 है तो 4 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग यानी कि 9 प्लस 4 का वर्ग यानी कि 16। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा और 9 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 और 16 25 होगा। तो कर्ण स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर कर्ण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड के हिसाब से। यहाँ पर AC का मान हम लोग निकाल लिए, कितना निकल गया भाई, 5 निकल गया। अब ध्यान दीजिए हम तीनों भुजा की यहाँ पर लंबाई निकाल चुके हैं और पूछा है कि सेक A का मान बताइए हमें। तो सेक A बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए पहले से। यहाँ पर सेक A बराबर यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सेक A बराबर कर्ण यहाँ पर हो जाएगा कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, ये वाला याद रखिए। तो सेक A बराबर कर्ण कितना है जी, 5 निकाले हैं और आधार कितना है, 4 है, तो यानी कि 5/4 सेक A का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, यानी कि बी नंबर जो देख रहे हैं ना 5/4, ये राइट होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन घ नंबर लिखा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या कौन सी है। तो ध्यान दीजिए 4 विकल्प दिया है इसमें और कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या को व्यक्त होने वाली कौन सी संख्या है इस चारों में से। तो इसको तो चेक करके हमें पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा है। तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि शांत के लिए क्या होता है फॉर्मूला और अशांत के लिए क्या होता है। तो शांत के लिए सिंपल सा ध्यान दीजिए, शांत जब हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो शांत के लिए होता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ये क्या होता है, जो हमारा हर होता है किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है, हर का मान अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो समझ लीजिए कि वो शांत दशमलव में हो गया। अगर इस रूप में हर का मान फैक्टर करने पर नहीं आता है तो वो अशांत होगा। कैसे चेक करेंगे, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको चेक करके बताता हूँ। सही विकल्प इसमें से सी नंबर है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं कि सी है, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या जो है 227 बटे में 625 है, यही है ना। तो इससे हमें अंश से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, तो हर से। तो हर क्या है हमारा 625, इसका फैक्टर निकालेंगे 625 का। तो देखिए 5 से कटाएंगे, 5 से कम है 5 और 5 दूनी के 10 और 5 पचे 25 और फिर 5 से काटिए, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 5 पचे 25 और 5 से कम है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें किस रूप में लाना है, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में इसी को लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 5 का पावर कितना हो गया जी, 4 हो गया। लेकिन 2 का पावर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 का पावर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे अपने से। तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 4 हो जाएगा, 5 के पावर 4, ठीक है। तो ये हर है, ये किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया कि नहीं। 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 के पावर 0 है तो इसका मतलब 1 और 2 का में 2 होगा। ये जो है इस रूप में आ गया, इसलिए जो ऑप्शन है ये सही होगा सी नंबर। और इन तीनों को चेक करेंगे ना तो इस रूप में नहीं आएगा, ठीक है। आप चेक करके जरूर बताइएगा, अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर पहला का अंगा नंबर क्या लिखा है, इसमें अंगा नंबर लिखा है कि 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9
tan स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दीजिए जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है और इसका कहता है कि मान बताइए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, और कॉमन के बाद जो बंस रहा है उसको तो लिख देना चाहिए सेक स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान आपको ये देना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो याद है कि नहीं आपको यहाँ पर। तो अब देखिए कोष्टक में जो है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसके बराबर कितना होता है, 1 होता है। याद आ रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसके जगह पे हम 1 रख सकते हैं। तो 9 गुणे क्या रखेंगे, 1 इक्वल टू 9 का में 9, यानी कि आंसर इसका बहुत छोटा है, एक लाइन में कर सकते हैं। आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 6 नंबर क्या लिखा है कि ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन क्या होगा, यदि बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा कि वही रह जाएगा कि 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार, मान लीजिए कि सोना है और ये गोला है, मतलब सोना को हम गेंद बना दिए, सोना है और इस ठोस है, इसको गेंद बनाए हैं। अब इस गेंद को, ठोस के गेंद को हम एक बेलनाकार तार के नुमा में बदल दिए, इसको तार में। तो ये जो है इसका आकार में परिवर्तन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो इसका आयतन है इसमें तो परिवर्तन नहीं रहेगा, जो है वही रहेगा। आयतन का मतलब क्या होगा, ये ठोस का आयतन माने वजन, इसका वजन जो है उतना ही रहेगा, भले इसको लंबा कर दे, चौड़ा कर दे, पतला कर दें, लेकिन उसका वजन जो है वही रहेगा। तो इसका आयतन पूछा है ना कि इसका आकार के बाद आयतन में परिवर्तन आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा, जो है वही रहेगा। ऑप्शन जो है सी नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, सभी खंड करना है, दूसरा का क ख ग घ यानी कि चारों करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लेना पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन क नंबर क्या लिखा है, ध्यान देना कि संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका मौसा सिंपल विधि से करके छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि नंबर तो काट ही लेता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, कह रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कीजिए, तो बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, 130 और 280, यही ना संख्या दे रखा है, तो संख्या हम लिख लेते हैं। 130 दिया है और 280 यही है ना। अब ध्यान दीजिए, जब भी इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसा ज्ञात करते हैं, तो सबसे छोटी जो संख्या उससे भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या से में, ठीक है। तो 280 है हमारे यहाँ पर भाज्य बन जाएगा और 130 जो है यहाँ पर भाजक के रूप में हो जाएगा। तब ध्यान दीजिए, इसको सिंपल तरीके से पहले करते हैं। 130 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 280 आ जाए, तो पहले 2 बार लेकर चलेंगे, तो 130 दूनी का 260 होगा, ठीक है। इसको घटाते हैं 0, ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा। अब इसी से भाग देना है, किस में, इससे 130 को लाएंगे अंदर। अब 20 के पहाड़ा पढ़िए कि 130 कितने बार में आ रहा है, तो 6 बार, यानी कि 6 दूनी के 120 होगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये कट जाएगा। अब 10 से भाग देना है, किस में, इस 20 को लाना है अंदर, ठीक है। 10 दूनी का कितना होगा, तो ये 20 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। अब ये तो हम लोग इसका मौसा निकाल लिए भाग विधि से। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूज करके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम से करना है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब कहेंगे कि ये क्या चीज है, तो ए जो है हमारा यहाँ पर भाज्य है, ए क्या है, भाज्य। बी क्या है हमारा, तो यहाँ पर भागफल है, सॉरी भाजक है, और क्यू क्या है, तो भागफल है, और प्लस आर क्या है, तो शेषफल है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। चलिए इसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ पर संख्या क्या है, पहले 280 है, 280 है ना, तो 280 को लाएंगे यहाँ पर और इक्वल टू कर देंगे फॉर्मूला। तो क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक हमारा कितना है जी, 130 है, तो 130 भाजक हो जाएगा। और गुणे भागफल कितना है, तो 2 लिखेंगे, और प्लस शेषफल, तो शेषफल 20 है ना, तो 20 लिख देंगे, हो गया इतना काम। अब इस संख्या को उठाना है, पहले इस संख्या को उठाए थे, अब इस संख्या को, तो 130 लिखेंगे बराबर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक 20 हो गया, गुणे भागफल 6 और प्लस शेषफल, तो 10 बचा है, तो 10 लिख लेंगे। अब इसी तरीके से अब इस संख्या को उठाएंगे, तो यहाँ पर भाज्य के बराबर 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लेंगे, भाजक तो 10 होगा,
भाजक 10 अगुणे भागफल कितना है जी, तो 2 और प्लस शेषफल कुछ नहीं है ना, तो 0। ठीक है, इतना कर ली। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। अब देखिए जो हमारा है कितने से कट गया है, 10 से कटा है ना, ये जो हमारा 10 ही हो जाएगा इस 280 और 130 का मसा। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे कि मसा बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रयोग करने पर हमारा 10 मसा आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ख नंबर क्या लिखा है कि बिंदु 3,0 तथा 0, y के बीच की दूरी 5 मात्रक है। वाह। तो तथा y धनात्मक भी है, तो y का मान क्या होगा, गजब का सवाल पूछा है। यहाँ पर दो बिंदु दिया है, ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु ए बिंदु बी बिंदु। ठीक है, ए बिंदु का निर्देशांक कितना दे रखा है, 3,0 और बी का कितना दिया है, तो 0, y। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके बीच का मात्रक डी बराबर कितना दे रखा है, 5 मात्रक दे रखा है। अब कह रहा है कि इसके y का मान बताइए क्या होगा, यहाँ पर y का मान पूछा है ना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये तो आपको इंडिकेट करने आ ही जाएगा। अब दो बिंदुओं के बीच के दूरी के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, d बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर कोष्टक में लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो d बराबर क्या दे रखा है, इसमें पहले से 5 दिया है ना, तो 5 और बराबर की इधर चलिए अंडर रूट में हल कीजिए। x2 कितना है, x2 0 है और माइनस x1 कितना है, तो 3 है। ठीक है, इसका वर्ग कर देना है सिंपल तरीके से, प्लस है तो प्लस। y2 कितना है जी, तो y है केवल, और माइनस y1 कितना है, तो 0, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 5 बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर -3 बचा है ना, केवल 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 होगा, इसका वर्ग कर देंगे सिंपल तरीके से, प्लस करेंगे फिर y माइनस 0 यानी कि y हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 बराबर अंडर रूट के अंदर क्या बचा है जी, 3 का वर्ग यानी कि माइनस में 3 है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जब इस रूप में आ गया तो स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और इसका अंडर रूट में है ये 9 प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट सिंपली हट जाएगा तो ये बचेगा 9 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए यहाँ पर चर और अचर को एक साइड ले रहे हैं तो ये 25 है और इस 9 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा ना और बराबर इधर वाई स्क्वायर। अब देखिए सिंपल तरीके से 25 से 9 घटा दीजिए 16 हो जाएगा और इधर वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड कर ही देना यहाँ पर। ठीक है, अब करेंगे तो यहाँ पर देखिए वाई बराबर डायरेक्टली हो जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान में आपको ये भी देना है, कह रखा था इसमें कि y का जो मान है धनात्मक है, क्या है धनात्मक, तो ये प्लस माइनस 4 लिखे है ना तो y बराबर केवल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस में 4 लिखेंगे क्योंकि धनात्मक का रखा था कि धनात्मक है y के मान, तो ये जो है हमारा y के मान निकल गया, पूछा था यही तो प्लस 4 होगा। ठीक है, माइनस 4 नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूसरा का ग नंबर क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 ठीक है एक भाज्य संख्या है। जब इस तरीके से क्वेश्चन देता है और कहता है कि एक भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या का मतलब इसको पहले सॉल्व करना है और देखना है कि एक के अलावा मतलब स्वयं से और एक से न कटना चाहिए, जबकि 4 से भी कट जाना चाहिए, मतलब दो संख्याओं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जा रहा है तो भाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, इसको पहले ध्यान से यहाँ देखिए। पहले संख्या क्या दे रखा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2, अब प्लस में दे रखा है 2 गुणे 11, यही है ना, और इसको कोष्टक में ले लेते हैं। अब देखना है आपको प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें 11 है और 2, ठीक है, इसमें भी 2 है और इसमें 11 है, दोनों में कॉमन मिल रहे हैं 2 और 11, तो 2 गुणे 11 लिख लीजिए और कोष्टक के अंदर अब चलते हैं, बच गया वो लिख लेते हैं 17 गुणे 5 गुणे 8 बचा है और प्लस की इधर ही तो दोनों कॉमन मिल चुका है तो बचा क्या केवल एक, सिंपल तरीके से। अब देखिए 2 गुणे 11 लिख लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 8 40 और 17 चौका 68 यानी कि 680
और प्लस का 1 हो गया। अब ध्यान देना है आपको कि 2 गुणे 11 करेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए 680 और एक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 681। अब ध्यान दीजिए, अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा को, ये जो है इसको पूरा जोड़ेंगे। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे जो भी आएगी संख्या, उस संख्या जो होगी वो 2 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 681 से भी कट जाएगी। इसलिए जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम अगर करते हैं तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर माइनर मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर प्रिंटिंग में 10 छूट गए। ठीक है, यहाँ पर 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य दे रखा है 45.6 किलोग्राम और उनके भारों का योग पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य तो हमारा दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, समांतर माध्य कितना दे रखा है समांतर माध्य, तो यहाँ पर 45.6 किलोग्राम समांतर माध्य दिया है ना। और व्यक्तियों की संख्या कितना है जी, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितना दे रखा है, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, और कह रहा है कि उनके भारों का योग बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भारों का योग। भारों का योग बराबर होता है समांतर माध्य गुणे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य गुणे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। इस यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है भारों का योग बटा में व्यक्तियों की संख्या, लेकिन हमें डायरेक्ट भारों का योग निकालना है ना, तो भारों का योग बराबर कर देंगे समांतर माध्य गुणे व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य यहाँ पर दे रखा है 45.6, तो लिख लीजिए 45.6 गुणे व्यक्तियों की संख्या दे रखा है 10, तो इसको भी 10 लिख लीजिए। अब सिंपल सा यहाँ पर गुणा करना है। ध्यान रखिए कि 45.6 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये एक 0 से ये दशमलव हट जाएगा, गुणा के रूप में जब होगा तो ये 456 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा भारों का योग, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। खंड करें कि सभी खंड करना है इसमें से। ठीक है, पहला नंबर तीसरा का क्या लिखा है इसमें कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan v प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉट a/2। यही प्रूफ करना है ना। तो त्रिभुज दिया है ABC नाम का एक त्रिभुज है और उसके अंतः कोण का योगफल कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के कहने के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, और त्रिभुज का ABC नाम दे देते हैं और कह रहा है कि अंतः कोण हो। अंतः कोण कह दिया है ना, तो यहाँ पर ए कोण, कोण बी, कोण सी, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है आपको मालूम है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि चूंकि ABC, ठीक है, किसी त्रिभुज, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किसी त्रिभुज ABC के, यहाँ पर के अंतः कोण है, अंतः क्या है, कोण है जी, अंतः कोण कह दिया है ना, तो इसलिए आपको मालूम चल गया कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश होता है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम B प्लस C बराबर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, प्रूफ करना है ना, tan B प्लस C अपन 2 इक्वल टू कॉट A अपन 2, यही करना है ना। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, B प्लस C, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो B प्लस C इक्वल टू 180 अंश और A जो है इस साइड ला लेंगे तो माइनस का A हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान आपको ये देना है कि जहां भी B प्लस C होगा उसके जगह पे 180 अंश माइनस A रख लेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को उठाते हैं LHS पक्ष को इस दर से। तो tan B प्लस C अपान में क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan B प्लस C है, इसके जगह पे 180 अंश माइनस A लिख लेंगे ना, सिंपली लिख लेंगे। तो tan B प्लस C की जगह उठाइए इसको 180 अंश और माइनस का A और बटे में क्या है जी 2 है। ठीक है, अब चलिए अब एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan 180 अंश लिख सकते हैं ऐसे और बटे में 2 लिख सकते हैं और माइनस लगाकर फिर A/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, है ना।
अब देखिए, अब इसको काट दीजिए, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बार में कट जाएगा। यहाँ पर tan कितना लिख सकते हैं जी, 90, क्योंकि काट दिए इसको, तो 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि tan कितने अंश पर मान चेंज हो जाता है, तो tan 90 माइनस थीटा पर जब करते हैं तो cot थीटा में चेंज हो जाता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा कीजिए तो cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है जी, a/2। अब यहाँ पर हमारा जो है हेंस प्रूफ हो चुका है, यानी कि RHS हम ला दिए यहाँ पर cot a/2, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा का ख नंबर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ बारंबारता का अंतराल दिया है इसमें, और बारंबारता भी दे रखा है, और इन्हीं दोनों के सहायता से हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने यहाँ पर पहले नोट कर दिया है ताकि आपको समझा दूं और ज़्यादा टाइम ना लगे। वर्ग अंतराल 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक, और 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक, यही है ना। और बारंबारता 8, 16, 36, 34, 6 है। तो देखिए, बारंबारता में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि देखेंगे कि बारंबारता में कौन सी संख्या ज़्यादा है, मतलब बड़ी है। तो ये जो है 36 बड़ा हुआ, तो यहाँ पर बारंबारता में लिखेंगे F1 इक्वल टू 36। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोले तो बारंबारता में देखेंगे कौन संख्या सबसे बड़ी है, और यानी कि अधिक बार, तो 36 है, F1 इक्वल टू 36 लिख लेंगे। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। 3 चीज़ें होना चाहिए, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता यानी कि Fi होता है, और संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, यानी कि FC से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, संचयी बारंबारता में क्या लिखेंगे, देखिए इसको गुणा करके लिखना होता है। पहले हम क्या करेंगे, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम में 8, यहाँ पर लिख लेंगे 8 सिंपल तरीके से। अब ये जो हमारा 8 आ गया ना, तो इस 8 को इसमें जोड़ लेते हैं, दूसरा में, ये दूसरा है जो बारंबारता, इसमें 8 को जोड़कर लिखते हैं। 8 और फिर 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया। सामने सामने लिखिएगा कि समझने में बहुत ईजी हो जाए। और देखिए 24 में अब कितना जोड़ना है, 36 आपको जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब 60 में कितना जोड़ना है, 34 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। अब देखिए 94 में 6 जोड़ दीजिए, यानी कि 100 हो जाएगा। सिंपल तरीके से इतना तो कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना होगा इसके आगे, तो यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो जो हमारा बारंबारता है यहाँ पर 36, F1 बराबर 36 है ना, तो ठीक है, इसके सामने आइए और इसके सामने की ऊपर वाली संख्या को लेते हैं, ये हमारा FC होता है, और FC कितना है जी, हमारा 24 है, तो ये लिख लेंगे। 2 चीज़ इसमें ध्यान रखना है, एक इसको कर लेंगे। अब इसमें हमें n की संख्या ज्ञात करना है, जो बारंबारता है ना, इसको n से डिनोट करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे, और यहाँ पर n बराबर लिखेंगे जोड़ने के बाद, तो 8, 16, 36, 34, 6, टोटल जब जोड़ते हैं ना तो 100 आएगा, ठीक है। जोड़कर देख लीजिए। और ये जो हमारा है संचयी बारंबारता FC इक्वल टू 24 है। अब इतना तो सिंपल तरीके से कर लेंगे। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वल टू लिख लेंगे L, अब प्लस लिखेंगे, और फिर यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखते हैं, n/2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस CF लिख देंगे। ये जो CF है या FC कोई भी इधर उधर करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, CF लिख लीजिए। और इसके पूरे बटा में क्या होता है, केवल F होता है, और कोष्टक बंद कर दीजिए और गुणे H लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा। और L जो हमारा क्या है ये भी समझाएंगे, और H जो हमारा क्या है ये भी समझाएंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो n है हमारा, ये n/2 लिखे हैं ना ये फॉर्मूला में, तो n जो है हमारा 100 है, तो n/2 कर देंगे यहाँ पर, तो 100 बटा में जब 2 से भाग देंगे तो ये 50 नहीं आ जाएगा, तो ये n/2 की जगह कितना लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। चलिए मान को पुटअप करते हैं। तो देखिए इसमें लंबाई जो है हमारा L है, तो इसमें देखिए जो संचयी जो हमारा बारंबारता निकला है, इसके सामने वाली संख्या है, तो ये 20 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लंबाई 20 है, तो 20 लंबाई की जगह L की जगह 20 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस लिखेंगे, फिर इसके कोष्टक में लिखेंगे n/2, n/2 की जगह हम n/2 की जगह कितना निकाले हैं, 50, क्योंकि n की जगह 100 रखेंगे और 2 से भाग करेंगे, 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 50 लिख लीजिए। और माइनस का CF हमारा कितना है जी, यानी कि FC वही CF है, 24 है, तो माइनस का 24 लिख लीजिए। और बटे में F कितना हमारा आया है, F, तो F जो है हमारी कि F1 वही है, F 36 है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से 36 लिख लीजिए। और कोष्टक बंद कीजिए H। अब हमारा हाइट जो हमारा H है, मतलब कितने के अंतराल पर है, तो ध्यान दीजिए 10 के बाद 20 के बाद 30 आ रहा है, यानी 10 के अंतराल पर है ना,
30 के बाद 40, 40 के बाद 50, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। एच में कितना लिखेंगे, 10 लिख देंगे सिंपल तरीके से। अब इसको सॉल्व करना है, आप तो कर ही लेंगे यहाँ से। 20 और प्लस का इसके अंदर हल कीजिए। 50 में से जब 24 घटाएंगे तो 26 और बटे में हो जाएगा 36, और ये गुणा कर लीजिए, अंदर हिला लीजिए इस महातेज जी को, 10 कर लीजिए, कोष्टक बंद कर लीजिए। चलिए हटाइए कोष्टक को, कोई बात नहीं है। 20 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। 5 2 से काटे, 2 5 10, और ये हो जाएगा 18। अब 26 5 130 और बटे में 18। अब इसको भाग कर देंगे तो ये 18 के पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 130 कितने बार में है, तो 18 साते जाएगा एक बार, दशमलव फिर 2 2, चेक कर लीजिए भाग देकर। 130 में 18 से भाग करेंगे तो 7.22 आएगा। अब 20 है ना, इसको जोड़ लीजिए, 7.22 को 20 प्लस 7.22, अब जोड़ेंगे तो 20 7 27 और 0.22, यही हमारा माध्यिका आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ग नंबर क्या लिखा है कि बिना लंबी विभाजन पर क्रिया किए दिखाइए कि परमेय संख्या जो 17/90 है शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो देखिए ध्यान से, जब भी ऐसी परिमेय संख्या दे दे और पूछ दे कि शांत दशमलव आवर्ती है कि अशांत दशमलव आवर्ती है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है, यानी कि हमारा हर वो इस रूप में हो जाएगा, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में जब है तो वो शांत आवर्ती में होगा। अगर इस रूप में हर उसका फैक्टर करने पर नहीं आता है तो अशांत आवर्ती में होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तीसरा का ग नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो 17/90 हो गया। तो ये हमें अंश से मतलब है नहीं, इस भिन्न के हर से ही मतलब है। तो 90 का ऐसा फैक्टर कीजिए। चलिए 2 से काटिए 45 होगा, और फिर 3 से काटिए 15 हो जाएगा, और ये 3 से फिर काटिए 5 होगा, 5 कम 5 होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने का जोड़ा मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है 3 का वर्ग यानी 2 हो गया यहाँ। तो ध्यान दीजिए जो हमारा फैक्टर निकला है यहाँ पर इस रूप में है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 2 है, और गुणे बच गया कितना, 2 गुणे 5, यानी कि ये जो है इस रूप में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, आप भी देख सकते हैं। तो इसलिए कहेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या हर का 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये जो परिमेय संख्या है ये अशांत है। ठीक है, अशांत हो जाएगी। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कि घ नंबर लिखा है कि घ नंबर की उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 1 -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 3 के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, यानी कि बांट देता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बिंदु दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का 2 बिंदु, बिंदु A का यहाँ पर निर्देशांक -1,7 दिया है, और बिंदु B का जो निर्देशांक दिया है 4, -3 दिया है, और कह रहा है कि दोनों को विभाजित करने वाला रेखाखंड का यहाँ पर दिया है अनुपात, यानी कि यहाँ पर जो C बिंदु है दोनों को विभाजित कर दे रहा है अलग अलग, तो 2:3 के रूप में है। अब ध्यान आपको ये देना है कि इसको इंडिकेट कर देना है, ये जो है x1 ये होगा y1, ये होगा x2 ये होगा y2, और ये हो जाएगा हमारा m1 और ये होगा m2। ध्यान दीजिए, अब इसको ज्ञात करना है ना उस बिंदु के निर्देशांक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x के पद में y के पद में, x बराबर होता है m1 इंटू x2 और प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, और बटे में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, इतना कर लेंगे x के पद में, y के पद में करेंगे y इक्वल टू m1 इंटू y2। अब देखिए यहाँ पर प्लस m2 इंटू y1 और बटे में होता है m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूला के यूज करके निर्देशांक इसका ज्ञात करेंगे। चलिए मान को पुट अप करते हैं, रखते हैं x इक्वल टू m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 दिया है इसमें, और इंटू x2 कितना है जी, तो 4 है, तो 4 रख लेंगे, प्लस m2 कितना है, तो 3 है, और इंटू x1 कितना है, तो माइनस का 1, तो माइनस कोष्टक में 1 लिख लेंगे ऐसे, और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो यहाँ पर 2 + 3 कर लीजिए। अब चलते हैं y वाला पद को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए y वाला पद m1 के जगह कितना रखेंगे जी, तो 2 गुणे y2 कितना है, तो कोष्टक में -3 लिख लेंगे, और प्लस m2 कितना है, तो m2 हमारा 3 है, और गुणे यहाँ पर देखिए y1 कितना है, तो यहाँ पर चलिए 7 है। ठीक है,
अब इसके बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो x बराबर लिखेंगे 2, 4 दूनी के 8 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, जब माइनस प्लस में गुणा होगा तब माइनस और 3 एक 3 और बटे में क्या होगा 3 2 5। क्लियर है। आगे चलते हैं y वाला पद की तरफ। यहाँ पर देखिए -3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6 और प्लस 70 का 21 और बटे में 3 2 5। ठीक है, सिंपल तरीके से करते हैं आगे। x बराबर 5, 8 में से 3 गया 5 और बटे में क्या है 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार कट जाएगा ऊपर यानी x का मान जो है 1 आ गया। और y वाला पद कीजिए, -6 है और ये प्लस 21, 21 में 6 घटाइए कितना होगा 15 और बटे में 5, 5 का 15 यानी y इक्वल टू 3 आ गया। अब निर्देशांक पूछा है ना, बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पर x का 1 y का 3, तो यहाँ पर कोष्टक में लिख लेंगे 1,3, यही हमारा निर्देशांक निकल गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सभी खंड कीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। तो 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ये नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लंबी हो जा रही है, अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो ऑल गेस पेपर को मैं जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।